नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हमने कल ही आपको सबसे पहले खबर बताई थी दिल्ली में कांग्रेस के टॉप नेताओं को, 12 राज्यों के प्रभारियों को, प्रदेश अध्यक्षों को, सीएलपी लीडर्स को, सबको बुलाया गया है और इंदिरा भवन में एक बड़ी मीटिंग है, महत्वपूर्ण मीटिंग। मीटिंग खत्म हो गई। उस मीटिंग में राहुल गांधी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और बाकी बहुत सारे नाम, फिर बाकी नामों की तो गिनती करने की जरूरत नहीं है। पार्टी में काम करते तो यही 1-2 नजर आते हैं। सब पहुंचे। 12 राज्यों से दर्जनों नेता इंदिरा भवन में इकट्ठा थे और वहां जो ऐलान हुआ, उस ऐलान के बाद ज्ञानेश कुमार के पसीने छूटे हुए हैं, पैरों तले जमीन खिसकी हुई है और दिल्ली में साउथ ब्लॉक से लेकर के और निर्वाचन सदन तक भयंकर हड़कंप है। मोदी को और ज्ञानेश को, दोनों को अब राहुल ने दिल्ली में ही घेरने का ऐलान कर दिया है। अब तक था बिहार चलो तो केरल चलो तो राजस्थान चलो, गुजरात चलो। अब दिल्ली में ही घेरने का प्लान है। वो अन्ना आंदोलन में याद नहीं करना चाहता जिसकी देन है ये सरकार, लेकिन मुझे याद आ जाता है जब दिल्ली में ऐसा कोई ऐलान होता है। रामलीला मैदान फिर से एक बार भरने का ऐलान हुआ है। लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे ज्ञानेश के खिलाफ, मोदी की मनमानी के खिलाफ, चुनाव आयोग के वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे और ये इंदिरा भवन में दर्जनों टॉप के लीडर्स के सामने ऐलान किया गया। पूरी खबर डिटेल में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हेमंत जी को लाइए, फटाफट जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। जरा मैं खबर बस इंट्रोड्यूस करूं और फिर चर्चा आगे बढ़ाएं। खबर देखिए, एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में रैली करेगी कांग्रेस। खड़गे बोले हम वोटर्स को हटाने की कोशिश का विरोध करेंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन का तमिलनाडु में भी बायकॉट। तमिलनाडु में भी बायकॉट, इस पर भी ध्यान रखिएगा। अब आगे जरा भीतर थोड़ी सी खबर, फिर सुनवाएंगे भी आपको बाइटें भी। कांग्रेस ने 12 राज्यों में एसआईआर को लेकर बैठक की। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। पार्टी दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान पर एसआईआर के खिलाफ रैली करेगी, यानी करीब करीब मान लो आप 15 दिन 16 दिन के बाद का इस पूरा मामला 15-16 दिन का है। आज की बैठक में केसी वेणुगोपाल, संबंधित राज्यों के कांग्रेस प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता तथा उन राज्यों के कांग्रेस कार्य समिति में जो सीडब्ल्यूसी में सदस्य हैं, वो सभी शामिल हुए, सीनियर लीडर्स भी शामिल हुए। बैठक में खड़गे ने कहा कि कांग्रेस वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटाने देगी ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कम हो रहा है। चुनाव आयोग का आचरण अत्यंत निराशाजनक है। चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि वह भाजपा की छत्रछाया में काम नहीं कर रहा है। अब ये सब उम्मीदें बहुत ज्यादा पाल लिया है उन्होंने कि काम नहीं कर रहा है। भाजपा वोट चोरी के लिए एसआईआर को हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। अगर चुनाव आयोग ने नजरअंदाज किया तो यह चुप्पी साध लेने जैसा होगा। कांग्रेस असली मतदाताओं को हटाने या फर्जी मतदाताओं को शामिल करने की हर कोशिश का पर्दाफाश करेगी। अब ये पर्दाफाश करेगी वो तो बहुत दिन से कर रहे हैं। महादेवपुरा किए, फिर आलंद किए, फिर हरियाणा किए और करने के लिए तो अगर रोज करें 365 दिन कम पड़ जाएगा। मैं तो राहुल गांधी की ही बात को और थोड़ा ढंग से बता रहा हूँ कि अगर रोज करें खुलासा, पर्दाफाश, तो 365 दिन कम पड़ेंगे। ये पर्दाफाश का नतीजा क्या होगा, अंजाम क्या होगा? हेमंत जी ने कहा था पिछली चर्चा में कि एक ही है इसका रास्ता कि लोग आए और गांधी जी के ही मार्ग पर, सत्याग्रह के मार्ग पर ही एक बार फिर से बेईमानी, अंग्रेजों भारत छोड़ो था, अब सरकार बेईमानी छोड़ो, चुनाव आयोग बेईमानी छोड़ो टाइप से कुछ सत्याग्रह हो। आ भी रहे हैं दिल्ली लाखों लोग, ये भी तैयारी है। देखिए तैयारी क्या होती है। मैं आपको दिखा दूं, बैठक में राहुल गांधी पहुंचे, विजुअल्स वगैरह सब देख लीजिए, फिर आगे चर्चा पे आए। राहुल गांधी देखिए ये इंदिरा भवन पहुंचे
राहुल के पहुंचने से पहले ही विजुअल्स हमारे पास भी आ चुके थे। तमाम राज्यों के नेता, अलग-अलग राज्यों के सचिन पायलट से लेके गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम नेता पहुंच चुके थे। उसके बाद राहुल गांधी भी पहुंचे वहां पर, और राहुल के बाद तत्काल बाद उसके मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, साथ में उनके वेणुगोपाल थे। वो भी विजुअल देखिए, खड़गे साहब आ रहे हैं, वेणुगोपाल हैं, तो सीनियर लीडर्स सारे इकट्ठा हुए। मीटिंग के बाद, अब मीटिंग के भीतर तो मोदी जी जैसा वीडियो आएगा नहीं कि मौन वीडियो, साइलेंट वीडियो मीटिंग के भीतर का, कि सब मुंह बंद करके ऐलान कर रहे हैं। मोदी के होता है ना, मीटिंग के बाद होता है बहुत बड़ा ऐलान, मास्टर स्ट्रोक, और विजुअल में लगता है कि वो मूक बधिर का समाचार चल रहा है, सब मुंह बंद किए हुए हैं, आवाज ही नहीं आती। तो यहाँ पे तो उस वैसा कोई विजुअल नहीं आया। जब बाहर निकले तो बोले, और अंग्रेजी में बोले हमारे मतलब परम आदरणीय वेणुगोपाल जी, तो उनको नहीं सुनवाएंगे, वो परम आदरणीय, उनको सुनवा देंगे तो समझ लो रैली फ्लॉप हो जाएगी। वो तो, और अगर कांग्रेस का पीछा छोड़ देते, पवन खेड़क सुनवा देते हैं, पवन खेड़क सुनवाइए, छोटी सी क्लिप सुनवाइए बस, छोटी कांग्रेस सी। पार्टी ने निर्णय लिया है पहले सप्ताह में दिसंबर के एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, एसआईआर के खिलाफ, और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए रैली का आयोजन किया। दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजन होगा। मीटिंग के बाद एक और लीडर को सुन लीजिए, जो मतलब नॉर्मली ये लोग तो दिल्ली में ही मौजूद रहते हैं, दिल्ली बाहर से जो आए थे उनको भी सुनना जरूरी है। प्ले कर दीजिए। बेईमानी का इनका हथकंडा है चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी का, लेकिन इसका मुकाबला करेंगे। हमने जो है हर बूथ के ऊपर राजस्थान में बीएलए बना दिए, उनका प्रशिक्षण हो रहा है, और बीएलए बीएलओ के साथ मिलकर के हम लोग घर घर जाएंगे और सही वोट है उसको जुड़ाएंगे, और इनको गलत वोट नहीं जोड़ने देंगे। इस तरीके से हम लोग सचेत हैं, लेकिन ये बेईमानी कर रहे हैं और बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर दबा रहे हैं कि आप तो साइन करा के ले आओ, क्योंकि उनको वोट काटने हैं, सही मतदाता का वोट काटना है जो उनको नहीं दे रहा है, इसलिए ये जल्दीबाजी कर रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं, और उस प्रेशर से बीएलओ जो है वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो जिस तरीके का हथकंडा उन्होंने प्रजातंत्र को खत्म करने का बनाया, वो बहुत गंभीर बात है। सर, क्या कांग्रेस को लगता है कि मतदाता सूची राजनीतिक लाभ के लिए बदली जा रही है? 100%। चलिए 100%, अब 100% लोगों को भी लेके आए राजस्थान से। राजस्थान में एसआईआर चल रहा है और बहुत सारी क्लिप्स आ रही हैं डोटासरा साहब। हालांकि वहां पर कुछ हैं कांग्रेस के नेता जो मेहनत भी कर रहे हैं। अब सीधा हेमंत भाई, ये ऐलान तो बहुत अच्छा है, मैं ऐलान में कभी नहीं, राहुल गांधी के ऐलान में राहुल गांधी की नीयत पर, इस पर मुझे संदेह नहीं होता है। ये कहता नहीं, आदमी को सामने से देख करके भी फील होता है कि आदमी बेईमान नहीं है, ईमानदार है, बदनीयत नहीं है, पाखंडी नहीं है, वैसे फील नहीं आती। बस दिक्कत एक है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो कांग्रेसी सब करते ही नहीं। ऐसा ना हो, मुझे एक डाउट है, ये ऐलान तो बहुत अच्छा है, तो इस ऐलान के मायने क्या है? साथ में भी ऐसा ना हो कि बीजेपी आखिरी, कहते हैं ना कि कील ठोकने के लिए कहे कि बस ये रैली फ्लॉप करवा दो, इसके बाद कहां जाएंगे ये सब। भाई ये कोशिश होगा, ये देखिएगा, दिल्ली में है ना, कि दिल्ली में रामलीला मैदान बहुत बड़ा है, बस रामलीला मैदान की रैली फ्लॉप कर दो, काम खत्म। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक बात तो आपको मान लेनी पड़ेगी, अब कोई कुछ भी कहता रहे, 5 तारीख को जो फर्स्ट फेज का चुनाव था 6 को बिहार में, उससे एन पहले जो राहुल गांधी ने जो भी विस्फोट किया था, जो भी किया था हरियाणा को लेकर के, इस बात को आप मान लीजिए कि उसने इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी को स्टन कर दिया है। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। मेरिट की बात कीजिए आप, मेरिट की तथ्यों पर अगर आप बात करेंगे, 3.5 लाख वोट कैसे काटे, 25,40,000 जोड़े कैसे, सेक्शन वाइज, हेड वाइज, तो किसी बात को एवं ही हवा में उड़ा देना एक अलग बात है, लेकिन अगर पैरा वाइज रिप्लाई देना हो तो माफ कीजिएगा, एक शब्द कोई सा भी नहीं बोल पाया, ना ज्ञानेश गुप्ता और ना वो। अब डेमोक्रेटिक सेटअप में आप क्या क्या काम करते हो, उसको एक बार मैं दर्शकों को याद दिला दूं एक बार, जो गांधीवादी तरीके, धरना,
प्रदर्शन, लोगों से कनेक्ट, किस तरीके की चुनावी रैलियों के अंदर उस इश्यू को उठाना, उसके बाद संसद में उठाना, और फिर एक शक्ति प्रदर्शन करना राजधानी के अंदर या किसी भी जगह। तो बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा आपने निकाल दी 15-16 दिन की, कोई फर्क नहीं पड़ा। चुनाव आयोग ने उससे भी ज्यादा बेहूदगी के साथ अपने कांड किए जिसके लिए वो कुख्यात है। तो उसके बाद चुनाव हो गया, जो होना था 90% का स्ट्राइक रेट। बहुत जल्दी से आप रशिया और उत्तर कोरिया की दिशा में बढ़ रहे हैं आप, वो तो मैंने बता ही दिया था, चर्चा हुई थी अपनी। अब क्या बच गया था आपके पास? एक तो संसद के अंदर उठाया जाए, तो संसद का सत्र आ रहा है शीतकालीन, 1 तारीख से लेकर 19 तारीख तक सेशन है, और उसी दौरान होपफुली फर्स्ट संडे को, आमतौर पर संडे को ही रैलियां होती है बड़ी, तो होपफुली 7 तारीख को, हालांकि तारीख उन्होंने बताई नहीं है, अभी फर्स्ट वीक का है, तो 7 तारीख को संडे पड़ता है, तो हो सकता है 7 तारीख को रैली कर रहा है। ये तो आशीष भाई है डेमोक्रेटिक तरीके किसी भी चीज को, कि वोट चोरी कैसे कर रहे हैं वो राहुल गांधी ने ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा दिया। जैसा आपने कहा, महादेवपुरा, आनंद, हरियाणा और भी जहां जहां आप कहोगे, और अगर सही मायने में देखें तो अनुराग ठाकुर ने भी दिखाया था 5-6 पार्लियामेंट में। उनके पास तो टेक्नोलॉजी है, सारी मशीन रीडेबल सारी डेटा है, तो वो दिखा सकते हैं। अब सवाल ये कि जो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करने का तरीका है, वो सारा, जो हम बार बार एक बात कहते हैं ना, सारा देश, विपक्ष कहाँ है? तो भैया विधानसभाओं में, लोकसभा में तो ये घुसने नहीं देंगे विपक्ष को। देख ही लिया आपने बिहार में जो कुछ हुआ है। तो सड़कों पे हिट करने की बात थी कि सड़कों पे नहीं आ रहे हैं, तो सड़कों पे बिहार में भी आए, सड़कों पे तमाम पदयात्रा भी की, और अब दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में जिस तरीके से, जिस बात से मोदी सबसे ज्यादा डरते हैं, किसान इतने साल बाहर बैठ के चले गए, 1 साल से ज्यादा समय तक, उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया। और आपने जैसे कहा खेल करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर ये उस रैली को, उसके लिए हो सकता है परमिशन ना मिले या कुछ और ना मिले, क्योंकि वो मोदी की रैली तो है नहीं, और विपक्ष का कोई मतलब बचा नहीं दिल्ली में, क्योंकि मोदी जी तो सर्वशक्तिमान है। तो वो सारे खेल भी हो सकते हैं यहाँ पे, कि परमिशन ना मिले किसी कारण से, और जो भी है। तो अब बात ये आती है कि विपक्ष के पास और विकल्प क्या बचे हैं? संसद में तो आप बहस कर नहीं सकते, संसद में तो आपको किसी भी मुद्दे पर, आज तक जब से मोदी जी आए हैं, किसी एक मुद्दे पर सार्थक बहस हुई तो आप बता दीजिए, किसी एक मुद्दे पर। बड़े से बड़े मुद्दे आए, मतलब पेगासस का मुद्दा आया, राफेल का मुद्दा आया, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा आया, चीन के अतिक्रमण का मसला आया, पता नहीं कितने मसले आए, गिनते जाइए आप, नोटबंदी का मसला आया, मणिपुर का मसला आया। कभी मोदी जी उस तरीके की जो स्ट्रक्चर्ड डिबेट होती है, कभी कानून के उसमें फंसा देंगे, कौन से कानून में बहस कराए ना कराए। मूल बात यह है कि काम की बात संसद में होनी नहीं चाहिए। और जब अगर किसी अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अगर कोई लाना चाहे कोई बात, तो फिर मोदी जी क्या कहते हैं वो आपने देख लिया, एक अकेला सब पर भारी, अहंकार की वो प्रकाष्ठा। तो एक अकेला सब पर भारी आशीष भाई होता कैसे, ये भी देखना पड़ेगा आपको। दुनिया के सबसे बड़े हमारे लोकतंत्र के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं, ठीक। चुनाव आयोग उनकी मुट्ठी में है, मुट्ठी में से भी ज्यादा कहिए जेब में है, ठीक। सारी एजेंसियां उनकी जेब में है। सुप्रीम कोर्ट भी उनकी किसी बात का खिलाफत नहीं करता किसी भी रूप में, जो भी योजनाएं चाहे चुनाव आयोग की चाहे किसी की भी। और आज तो आशीष भाई कमाल हो गया, आज तो चीफ जस्टिस ने जो बैक डेट में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एनवायरमेंट क्लियरेंस देने का जो इंडस्ट्रीज की मांग थी, उसको भी दोबारा स्वीकार कर लिया। वही जस्टिस भुइया ने उस पर आपत्ति की, लेकिन अब उसमें लार्जर बेंच फिर फैसला करेगी। तो आप सोचिए, ये देश अब एक तरीके से उद्योगपतियों की बपौती हो गया है, कि उधर फाइनेंस करो मोदी एंड पार्टी को, आरएसएस की सेवा करो, और जो चाहे वो कर लो, कोई समस्या है नहीं। बिहार में अब देखिए अडानी के किस तरीके से मारे नारे होंगे, किस तरीके से उनको 1 रुपया एकड़ के हिसाब से लीज पे जमीन दी गई, 200 करोड़ की जमीन थी। अब विपक्ष के पास जो हम चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष के पास क्या बचा है, रही बात राहुल गांधी की, आपने देख लिया जो बिहार का चुनाव हुआ, उसके बाद ये अगली रैली का कार्यक्रम कर दिया। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, चुनाव आयोग कैसे आपको फॉर ग्रांटेड कर रहा है। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दे दूं, बिहार में जिस समय एसआईआर हुई, सारा देश चीख रहा था कि वहां पे बाढ़ आई हुई है, लोग बड़े भारी पैमाने पे डिस्प्लेस्ड है, वो डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे, और बहुत गरीब लोग हैं, फोटोस्टेट के पैसे नहीं है और नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की परसेंटेज बता रहे थे इतने लोगों के पास ये है, इतने पास ये है। वो एक खेल किया, उस खेल के जरिए अब आज जो बताया है अपने क्या नाम है वो अपने यादव ने, कि 68 लाख के आसपास वोट काटे गए बिहार के अंदर, आज जो लेटेस्ट फिगर उन्होंने अपने आर्टिकल में दिया है। छोड़ दीजिए उस बात को, फिर बाकी 12 राज्यों के अंदर घोषणा हुई कि इनमें एसआईआर होगी। उन एसआईआर में वही बीएलओ क्या खेल कर रहे हैं, वो मैंने आपको 1-2 वीडियो भेजे, अगर फुर्सत हो तो दिखा दीजिएगा, नहीं फिर दिखा दीजिएगा
कि वही बिहार वाला गेम हो रहा है। उसमें क्या किया है अपने इलेक्शन कमीशन ने कि पहले डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, जब हम मांगे तो दे देना। बिहार में पहले देने थे, यहां मांगे तो दे देना। बीएलओ और बीएलए है। अब असम की सुन लीजिए, असम के अंदर भी विशेष वो हो रहा है, और वहां पर बीएलए का काम ही खत्म कर दिया। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही नहीं होगी, केवल बीएलओ ही कर देंगे। आपका बीएलए और मेरा बीएलए अपने मौज करो, कोई जरूरत नहीं। तो यू शो मी द स्टेट, आई विल शो यू द रूल। तो ज्ञानेश गुप्ता ने इस पूरे देश के लोकतंत्र को एक तरीके से हथिया लिया है अपनी विम्स और फैंसीज के ऊपर। उस डेमोक्रेसी को, उस एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पे वोट काटना और छांटना आप कई बार स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन अब तो ये आपके सामने प्रूव हो गया है कि पन्ना प्रमुखों के जरिए कितना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है देश के अंदर। कौन बताएगा कि आशीष चित्रांशी किसके वोटर है? वो पन्ना प्रमुख ही बताते हैं, और फिर वो सारा सिस्टम के जरिए। हेमंत भाई, पन्ना प्रमुख ही एसआईआर करते हैं और कोई नहीं कर रहा। एग्जैक्ट। और किसी के पल्ले तो कुछ है ही नहीं भाई। चवन्नी आपके पास नहीं, अपोजिशन के पास संगठन नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। इनका सारे का सारा स्ट्रक्चर्ड खेल है। आप तो कह रहे हो कि एक बूथ लेवल एजेंट, यही है ना वो बीएलए, बूथ लेवल एजेंट। भाई साहब, एक बूथ के ऊपर 1000 से 1200 वोटर कर दिए। पहले तो 1000 ही होते थे। एक पन्ने के ऊपर 50 नाम होते। अपोजिशन के पास तो बीएलए नहीं, ठीक, और इनके पास एक बूथ पर कितने पन्ना प्रमुख हैं? 24। 24, हाँ 24। कर लीजिए मुकाबला, कर लीजिए मुकाबला। बाकायदा स्ट्रक्चर्ड है। वो जो खेल करते हैं उनको एक एक आदमी का पता है। मुझे आप एक बात बता दीजिए ना, हरियाणा में लोकसभा, छोटा सा स्टेट है यार, 2 करोड़ के मतलब कुल मिला के सारा मामला है। लोकसभा और विधानसभा के बीच में कौन सी हरियाणा में एसआईआर हुई थी जो आपने 3.5 लाख वोट काट दी? भाई साहब, क्या हुआ था ऐसा? कोई है पूछने वाला? काट दिए और 25,40,000 जोड़ दिए। कर लीजिए, आप क्या करेंगे? जवाब ही नहीं देंगे, जाओ। असम के अंदर बीएलए की जरूरत नहीं है, जवाब ही नहीं देंगे, जाओ कर लो, क्या करोगे? तो अब विपक्ष के पास बचा क्या कि भाई सड़क पे आ जाओ, रैली कर लो, शक्ति प्रदर्शन कर लो। मैं आशीष भाई फिर वही बात दोहरा रहा हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन। राहुल गांधी, मैं, आप, पत्रकार, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अधिकार जनता का है। अगर जनता गांधीवादी तरीके से सड़कों पर आकर अपनी बात रखती है अहिंसा के साथ, फोर्सफुली, तब तक आप ना तो ज्ञानेश का कुछ बिगाड़ सकते। और आप सोच रहे हो आप इनको चुनाव में हरा दोगे? सपना छोड़ दीजिए, सपना। अगर कोई गलतफहमी है तो सारी पॉलिटिकल पार्टी उस सपने को छोड़ दे। भाई साहब, 202 सीटें ले ली बिहार के अंदर, उनमें से 128 में तो खेल है। मैंने, आपने तो कागज पे दिखाया ब्लैक एंड व्हाइट में। तो आप जीत लो चुनाव। और मुझे तो अब ये भी खतरा हो रहा है कि ममता बनर्जी कितनी ही कॉशियस हो जाए, कितनी केयरफुल हो जाए, कितनी ही, जब सेंट्रली वोट काट रहे हो भाई साहब आप, तो आप कर लो, क्या करोगे? घूमते रहना आप। हाँ, घूमते रहिएगा आप। कोर्ट उनके साथ है, सब कुछ उनके साथ है। आप एसआईआर को चैलेंज कर दिया, कहां कर दिया? सुप्रीम कोर्ट में। क्या मिलेगा? बंगाल चला गया सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु चला गया सुप्रीम कोर्ट, केरल चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तो बिहार वाले भी गए थे, क्या हो गया? तो समझना पड़ेगा, इस सिस्टम को ऐसे नहीं हरा सकते आप। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, खड़गे साहब हो, सारा विपक्ष हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिर उनको वैसे जलील करेंगे जिस तरीके से करते हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी। भाई साहब, 90% इस देश में स्ट्राइक रेट कब से होने लग गया? आशीष भाई जरा मुझे बता तो दो आप यार, सीनियर आदमी आप भी हो। इस देश में छोड़ो, डेमोक्रेसी में जो रियल तो हो ही नहीं सकता। रियल डेमोक्रेसी में मुमकिन है, नहीं मुमकिन, बताइए। और अब कितना कॉमन हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर हुआ, उसके इमीडिएटली बाद आप देख लीजिए बिहार के अंदर हो गया। और बंगाल में ये नहीं करेंगे, आप सोच के तो देख लीजिए एक बार। और मुझे तो गेम कुछ और लग रहा है आशीष भाई, ईमानदारी से। मेरी आशंका है केवल कि ये जैसे ही एसआईआर होगा, फिर मोदी जी के लिए फिर ये मिड टर्म इलेक्शन कराएंगे, और फिर वही 400 सीटें लेकर के, और फिर इस देश में 1 नेशन और 1 लीडर। मुझे तो ऐसी आशंका अब लग रही है, जिस बेशर्मी के साथ ये लगे हुए हैं ना एसआईआर को लेकर के। आप मुझे बताइए कि हर स्टेट के लिए अलग रूल कैसे हो सकता है भाई? दे आर डूइंग इट फॉरवर्ड। कल यही बात की आपकी आशंकाएं निर्मूल नहीं है, बहुत सॉलिड ग्राउंड है इन आशंकाओं के पीछे। आप बताइए, असम के लिए कार्यक्रम आज सुबह लगा है कि मतलब लाडला जो मुख्यमंत्री है उसके राज्य में
वहां पे हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो रजिस्टर बनाया है उसको देख के ज्ञानेश कुमार वोटर लिस्ट बनाएंगे। अब आप कल्पना करो ना, उसका रजिस्टर देख के, तो एक बार ममता बनर्जी के भी रजिस्टर को देख लो, स्टालिन के देख, क्या उनका चेहरा नहीं सुंदर है? नहीं पसंद है कि संतूर साबुन से नहीं नहाते हैं वो लोग? क्या भाई मजाक बना रखा है? मतलब पता है क्या, ऐसे होता है जैसे हमारे खेत में तुम मत आना भाई, कदम मत रखना। ये पूरे देश को अपने बाबूजी खेत समझ लिया है भाई। Exactly. ऐसी भाषा इनके लिए, कोई इनके लिए सब भाषा के पात्र नहीं है। और हम तो ढंग के चोट पे कहते हैं भाई, चलो हम तो कह रहे हैं एक बार सुप्रीम कोर्ट का हम ही लोग को खींच ले, चलो कम से कम कुछ बोलेंगे। हो सकता है इंडियन एक्सप्रेस में ज्ञान दे के आए हैं मोदी जी, वहां पत्रकार ताली बजा रहे थे कि रामनाथ गोयनका ने पन्ना काला छोड़ करके भी लोकतंत्र बचाया था। हो सकता है इस दौर के पत्रकार हम लोग जाएं तो कुछ दो अक्षर लिख करके लोकतंत्र बचा लें हैं? अब तो मोदी मोदी, पहले लिखते थे राम राम, अब मोदी मोदी लिख रहे हैं पत्रकारिता में सब। और गोयनका के व्याख्यान में बुला रहे हैं, बताओ विवेक गोयनका उनका बेटा है। मैं इंडियन एक्सप्रेस का सारा सम्मान खत्म कर दिया इसने। रामनाथ गोयनका को हम लोग हाथ जोड़ते थे, मन में जो हमारे वरिष्ठ ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ चलो ये इन सम्मान से इनके आगे झुके, पूजनीय है हमारे लिए, सम्मान खत्म कर दिया। टेलीप्रॉम्प्टर वाले आदमी को बिठा करके रामनाथ गोयनका पे व्याख्यान चल रहा है, बताओ। एक बार गर्दन इधर इधर घुमा टेलीप्रॉम्प्टर देखता है, एक बार गर्दन इधर घुमा टेलीप्रॉम्प्टर देखता है। टेलीप्रॉम्प्टर हटा दो तो रामनाथ गोयनका का नाम न पढ़ पावे आदमी। रामनाथ गोयनका नहीं बता पाएगा, टेलीप्रॉम्प्टर हटा के देख लीजिए। और वो आदमी टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के मैकाले का पूरा नाम बता रहा था, मैकाले पूरा नाम बता रहा था। बताइए आप, कल्पना करिएगा बस। चलिए, अब यही कहानी नहीं खत्म होती है, हम इस पर और थोड़ा होल्ड करेंगे, थोड़ा चीजें मुझे और समझनी है। दिल्ली में लाखों लोग जुट जाएंगे, सवाल खड़े होंगे ज्ञानेश कुमार पर। क्या इससे कोई निष्कर्ष निकलेगा? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम ही वो व्यक्ति हैं जो हम लोग कहते हैं कि जनता का प्रेशर सबसे अंतिम प्रेशर है, आखिरी प्रेशर निकलेगा। क्यों मैं क्यों कर रहा हूं? दो बातें सुनिए, दो बातें। कहीं ऐसा तो नहीं, किस बात की मैंने कहा, आशंका मैं बोलता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली पुलिस रैली के लिए ही परमिशन से मना कर दे, संसद सत्र चल रहा है, लाल किले विस्फोट हुआ था, सुरक्षा वजहों से हम परमिशन नहीं देंगे। देखिए आशंकाएं, जैसे भी आपने कहा ना, मैं कहा कि आशंकाएं निर्मूल नहीं है आजकल तो भाई साहब, आपकी सोच जहां खत्म होती है वहीं से शुरू हो जाता है नहीं तो फिर तो नहीं आशीष भाई, फिर तो पटना के अंदर मोदी जी को भी नहीं जाना चाहिए गांधी मैदान में शपथ के लिए परसों। विस्फोट का तो वहां भी मामला, उस आतंकवादी आए हुए थे, आपको पता नहीं, बॉर्डर से जब राहुल गांधी की यात्रा का सब किया था, तो आतंकवादी पकड़े कहाँ, अभी तक बताया तो नहीं किसी ने। सूत्र बता रहे थे उस टाइम तो कि 4 आतंकवादी आ गए हैं, उनके आधार कार्ड भी जारी कर दिए थे मेरे ख्याल में, कौन बलद कौन कितनी उम्र, फोटो समेत। तो हो सकता है वो वही घूम रहे हो अभी। तो पटना में भी नहीं जाना चाहिए मोदी जी को। दिल्ली में तो चलो हुआ ही है जो ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। तो अगर यही सब चीज होनी है तो फिर तो धारा 144 का नाम लेके कुछ भी कर लीजिए, एक यही काम तो बचा हुआ है भाई। देखो ऐसा है आशीष भाई, सीधी सी बात ये, प्रधानमंत्री का जहाज हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है तो विपक्ष के नेता उस एरिया में लैंड नहीं हो सकते चुनाव प्रचार के लिए। अमित शाह का अगर हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट जो राज्यसभा में विपक्ष का नेता है उसका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकता। ठीक, तो फिर दिल्ली में रैली मना करने से कौन मना करता है? आपको रोक सकते हैं, दे आर वेल विद इन देयर पावर्स। आपने बता तो दिए कारण, आपने दिल्ली पुलिस का काम आसान कर दिया कि भाई धारा 144 ऑलरेडी लगी है, पार्लियामेंट्री सेशन है, और हाल ही में जो कुछ ये हुआ है, और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सारी सरकार घुसी। अब तक कहां थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी? वो भी यही थी, सरकार भी यही थी। क्या कर रही थी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी? जो इतना कांड हो गया राजधानी के अंदर, कभी आपने आत्मघाती हमला देखा था? 72 घंटे बाद आप बता रहे हैं कि हाँ ये तो आतंकी कार्रवाई। पहले तो मच्छर मरते ही पाकिस्तान की आतंकी कार्रवाई होती, अब क्या हो गया? और फिर इसको तुर्की से जोड़ दिया कि इसके तार तुर्की से जुड़े हुए। तो घर की बहिर खुद ही लिखने वाले हैं ये लोग। केवल सोचना ये पड़ेगा, जो आप बार बार एक चीज कहते हैं ना कि भाई एक रैली से, एक यात्रा से किसी नेता की से कुछ नहीं होने वाला। सारे के सारों को संगठित होकर गांधी, अगर लोकतंत्र बचाना है तो गांधीवादी तरीके से
घरों से निकलना पड़ेगा। वोट का अधिकार राहुल गांधी का है तो मेरा और आपका भी है। ये नहीं है जो हमारी परंपरा सदियों से चली आ रही है ना कि भगत सिंह तो पैदा हो जाए लेकिन आशीष चित्रांशी के घर में पैदा हो जाए। मेरे घर में तो आईएएस ही पैदा हूं, मेरे घर में तो ब्यूरोक्रेट ही पैदा हूं, और आपके घर में भगत सिंह पैदा हूं। तो ये जो चीज है ना, इस मानसिकता से भारतवासियों को बाहर आना होगा अगर उनको डेमोक्रेसी बचानी है। वरना लिख के रख लीजिए, इस टर्म के अंदर ये डेमोक्रेसी तो बचती नहीं इस देश के अंदर। 90% स्ट्राइक रेट इस देश में अगर एक्सेप्टेड फिनोमिना है। महाराष्ट्र के लोग क्या कर रहे हैं? हरियाणा में तो 70 सीटें आने वाली थी भाई साहब, 38 पे रोक दिया। क्या हो गया हरियाणा में? तो टेस्ट केस था ना। टेस्ट कहां से शुरू हुए? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से वो कहां पहुंचा मॉडल? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कहां है? हरियाणा। हरियाणा से कहां गया? दिल्ली। दिल्ली से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बिहार। तो जब ये रूट बन गया है और हर गड़बड़ी को स्वीकार कर लिया जाता है, आपके शब्दों में कहूं तो न्यू नॉर्मल के तौर पे, तो ठीक है, अगला नंबर बंगाल का है। कहां समस्या है उसके अंदर? और कौन जाने तमिलनाडु में इस बार विपक्ष के नेता ही नहीं हो जाए, फिर क्या कर लोगे आप? 90% जब अगर बिहार में इन परिस्थितियों में वोट आ सकती है तो तमिलनाडु में विपक्ष का नेता भाजपा का क्यों नहीं हो सकता भाई? सारे खेल तो ये करेंगे ही वहां भी, कौन सा खाली बैठे। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि ओवरऑल दिशा क्या पकड़ ली है। दिशा पकड़ ली है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की। अब अगर ये हमें समझ में नहीं आ रहा तो ये कसूर हमारा है। राहुल गांधी अकेला क्या क्या कर लेगा, और वो तो मैं आपको हमेशा कहता हूं, कांग्रेसी बड़े नाराज होते हैं मेरे से, आपसे तो वैसे ही सारे ही नाराज रहते हैं कि कांग्रेसी क्या कहते हैं कि ये राहुल जी के पीछे पड़ लिए। भाई राहुल जी की सेना नहीं है, वो इकलौते सेनापति है, बिना सेना के सेनापति है। जो जो चीज वो अपने उसमें लागू करते हैं अपने काम काज में, उसमें उनकी सेना में तो कोई भी नहीं करता वो काम। उनकी सेना सारे वो काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। आप बताइए, लड़ना होता है बीजेपी के साथ, लड़ रहे होते हैं आपस में, कहां नहीं लड़ रहे होते? बता दीजिए मुझे। पूरी कांग्रेस में कितने आदमी हैं जो मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं? आपस में ही तो लड़ रहे हैं सारे। सचिन पायलट अशोक गहलोत के, अशोक गहलोत उसके पीछे, हुड्डा साहब शैलजा, शैलजा रणदीप, रणदीप शैलजा, वीरेंद्र सिंह। हर एक स्टेट के अंदर, कोई स्टेट उठा लीजिए आप, मतलब मीटिंग की। आज हिसार में एक मीटिंग थी, मैं आपको वैसे जिक्र कर रहा हूं, मीटिंग थी हिसार में कांग्रेस पार्टी की, वोट चोरी पे जो राहुल गांधी ने धमकाया था और बीके हरिप्रसाद ने बुला के क्लास लगाई थी, तो हिसार के अंदर मीटिंग थी। तो स्टेज के संचालन के लिए आशीष चित्रांशी और हेमंत अत्री भिड़ गए। भिड़ना किससे था? बीजेपी से, और भिड़ गए आपस में सारे वरिष्ठ नेता वहां मंच। तो भाई साहब, तो राहुल गांधी का क्या कसूर है? ये जो आत्मघाती दस्ता लिए फिर रहे हो नीचे आप हर एक स्टेट के अंदर, कई कई दर्जनों में, और वही बचे हैं। कांग्रेस पार्टी में मैं आपको जो कहता हूं ना, अभी आ जाएंगे ट्रोल अपनी सेवा करने के लिए, कांग्रेस पार्टी में नारे लगाने वाला कोई नहीं बचा, दरी बिछाने वाला कोई नहीं बचा। मंच पर ज्यादा लोग हैं, सामने कम है। नेता ज्यादा हो गए, कार्यकर्ता बचे नहीं। हर आदमी जो है नेता हो गया। अरे तो उसकी भैया, ये गत जी, ये जो आप कह रहे हो ना, हालत ये है कि राहुल कहीं निकलते हैं तो राहुल के बगल में कौन फ्रेम में आएगा, इसकी मारामारी है। वो तो एग्जैक्ट। हिसार है। जो फ्रेम में 2 दिन नहीं आता है, तीसरे दिन रूठ के बैठ जाता है, हम जाएंगे ही नहीं, हम जाएंगे ही नहीं। और वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, और मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट के प्रभारी महासचिव हैं एक एक डिपार्टमेंट, वो इसलिए रूठ जाते हैं। हम अब मैं बयान ही नहीं दूंगा, फ्रेम में नहीं, 2 दिन से आया मैं। वो एक दूसरे साइड करके उसी में घुसे रहते हैं, फ्रेम में आ जाए, बस उनका एक ही लक्ष्य है। हरियाणा का आप बात किए, हिसार में भिड़ गए मंच पे। हरियाणा में एक युवा नेता है, मैं तो कई बार व्यक्तिगत रूप से जाने के बजाय मैं दूर से जो दिखता है ना, लंबे दूरी से आपका फ्रेम थोड़ा बड़ा बनता है, तो मैं लंबी दूरी से देखता हूं। राहुल गांधी क्लासमेट ही है। पारिवारिक विरासत तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटा है, ब्रजेंद्र सिंह, आईएएस से वो है। वो आदमी अदालत में भी लड़ रहा है, अदालत में भी वो लड़ रहा है, रोड पे भी है। यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, 1 महीना, शायद 5 महीने की यात्रा है, 1 महीना हो गए। कहीं किसी मीडियम आपने देखा? क्यों नहीं देखा? न हुड्डा जाएंगे, न शैलजा जाएंगी, न वो जो पुराना अध्यक्ष था उदयभान अध्यक्ष ने ही कहा कि वो उनकी निजी यात्रा, अपने पर्सनल जाने, हम लोग को लेना देना नहीं है। नया वाला आया, नया वाला और दूरी बना लिया है, नया वाले तो वीडियो ही घूम रहे हैं, मतलब है नहीं है। वो पता चल रहा, पता नहीं, हमको लग रहा है कि या तो ब्रजेंद्र सिंह जमीन नाप रहे होंगे कि कितना बैनामा करवाना है, रजिस्ट्री करवाना है। भाई क्या व्यक्तिगत यात्रा होती है? पूरे
वो तो घूम रहा है, 70-80 विधानसभा जाएगा वो आदमी, तो सब पे 90 चुनाव वही लड़ने वाला है क्या आगे? 90 90 विधानसभा, की 90। तो 90 की 90 विधानसभा क्या वही लड़ेगा सब पर, कि सारे पर नामांकन चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का? क्या नॉनसेंस है बताओ ना। कांग्रेस के कार्यकर्ता के नेता के रूप में अगर 90 विधानसभा जा रहा है, आपको खड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो शैलजा सुरजेवाला और हुड्डा की लड़ाई थी, एक चौथा नाम ब्रजेंद्र आ जाए, यूथ इसमें भी कोई है शक ये बात, सब। इसमें कोई शक है आपको? हाँ वो बेचारा आगे ना पनप जाए, इसीलिए उसका उपचार शुरू में ही किया जा रहा है। हाँ वो जो अंग्रेजी एग्जैक्ट। में कहते हैं निप द एविल इन द बड, पहले ही भ्रूण हत्या करके छुट्टी करो, कहीं नेता ना हाँ बन जाए। तो हाँ ये कार्यक्रम कांग्रेसियों से सीख सकते हैं आप। मतलब मैं और आशीष चित्रांशी तो मोदी जी जो मुख बधिर वीडियो जारी करते हैं, हम तो इस उम्र में वो भाषा भी सीखने को तैयार है। और हाँ कांग्रेसी अभी तक ये नहीं सीख पाए, कांग्रेसी अभी तक ये नहीं सीख पाए कि लड़ना किससे है। लड़ना बीजेपी से, लड़ते हैं खुद से। तो ऐसी कांग्रेस राहुल जी को मुबारक, तय मान करके चलिए, तय निश्चित लिख के रख लीजिए। कांग्रेस में जब तक है सबको मुख्यमंत्री पद की दावेदारी चाहिए, एक राहुल के इस तरफ खड़ा हो जाएगा, एक उस तरफ। इस तरफ सही बात। बीजेपी में जाएंगे, 58वें नंबर पे सीट मिलेगी, 58वें नंबर पे कोई पूछने वाला नहीं होगा, हाथ बांध के खड़े होंगे, मंच पे जगह मिल जाए अमित शाह के तो उसका जीवन धन्य हो गया। ये औकात हो जाती है कांग्रेस से उधर जाते ही। और कितने गए हैं, एक वो भजनलाल की औलाद था, भजनलाल का बेटा कुलदीप बिश्नोई, वो हाँ कभी हाँ मुख्यमंत्री से नीचे कभी रहा ही नहीं, हाँ। कभी मुख्यमंत्री से नीचे नहीं था। पूछना जरा कहाँ है पूरा परिवार अरे अब बीजेपी तो के हाथ। सरपंच मुखिया मुखिया बनने के लिए वो कहेगा कि अमित शाह मुखिया बना दो, अब वो जी हालत में जी। आ गई सब है। एक एक महाराज देखो। एक अगर हेमंता बिस्वा शर्मा को छोड़ दीजिए, कांग्रेसी को, जिसकी हाँ लॉटरी किन्हीं और कारणों से लगी, किसी हाँ कांग्रेसी को कोई पूछ रहा है क्या भाजपा में? पूर्व मुख्यमंत्रियों तक उठा ले गए यार, बताओ, पूर्व मुख्यमंत्री तक चले गए फॉर नो रीजन। हालांकि मुझे और आपको तो बहुत सारे रीजंस पता है बियॉन्ड ए पॉइंट, जो यहां नहीं बोल सकते हम। महाराष्ट्र का एक पूर्व मुख्यमंत्री भाई हाँ रोते हुए हाँ सोनिया गांधी को कहता है कि मैडम, सोनिया रोते गांधी हुए उसमें फोन सोनिया करके इतना दुखड़ा रो करके गया हाँ अशोक चौहान। हाँ जी, हाँ बताइए आप। तो वहां कौन पूछ रहा है भैया? कांग्रेस में तुम्हारी जो ये सारी बदमाशियां चल रही हैं, बीजेपी में जाके तो लाइन में खड़े होगे, प्रणाम प्रमुखों से मिलते हो तुम सुबह शाम तक, और जो ड्यूटी लगाई जाती है अच्छे बच्चों की तरह करते हो, और फिर देखते हो मुंह की तरफ कि अमित शाह मेरी नमस्ते ले ले। कांग्रेस में जो राहुल गांधी के साथ बैठना पसंद नहीं, वो अमित शाह नमस्ते ले ले इस बात के लिए मरते हैं। तो हाँ ये कांग्रेस जो कनेक्टर है भाई साहब। तो इस पर तो कितनी बात कर लो आप, कितने हफ्ते लगे रहो, यू कैनॉट चेंज देम। यू हैव टू चेंज द करेक्टर ऑफ द पार्टी। आपको फाइटर चाहिए बॉस, आप अपोजिशन में हैं, आपको फाइटर चाहिए, आपको ऑर्नामेंटल लीडर नहीं चाहिए, शादी वाले घोड़े नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा, कोई कितनी ट्रोलिंग कर ले, मैं तो डरता नहीं। राहुल गांधी जब तक इन घोड़ों से मुक्ति नहीं पाएंगे ना, जो ये दिखावट के सजावट के हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कितनी रैली कर लो, कितनी पदयात्राएं कर लो, कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस को फाइटिंग स्पिरिट में से लाना पड़ेगा, और वो लोग आएंगे जो देश के लिए सोचते हैं, जो खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। वो कांग्रेस को कभी रिवाइव नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा। जो पद के लिए यहां पड़े हुए हैं, उनसे राहुल गांधी को मुक्ति पा लेनी चाहिए, एक कुशल सर्जन के तौर पर। मैं तो यही, डायग्नोसिस तो ठीक है, कर दिया उन्होंने, बहुत बार कर दिया, मैं और आप भी सैकड़ों डिस्कशन कर चुके। सर्जरी कब करेंगे, मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूं। चलिए, सर्जरी कांग्रेस के भीतर भी करनी है, सर्जरी देश के भीतर भी करनी है, क्योंकि देश में भी एक ऐसा रोग लग गया है जो लोग कांग्रेस, मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, अगर मेरा देश कांग्रेस के नष्ट होने से बचता है तो मैं कांग्रेस के नष्ट होने पर भी जश्न मना लूंगा। लेकिन अभी तो कांग्रेस के बचने से हो सकता है देश बच जाए, क्योंकि आज सुबह मैंने एक जवाब में भी लिखा था जितेंद्र सिंह को, राजस्थान वाले, उन्होंने लिखा था, लंबा चौड़ा पोस्ट डाला था कि कुछ लोग जो है कब इस समय हम पर कमियां वो कर रहे हैं, जबकि 100 चीजें ऐसी हैं कि सब एक तरफा चुनाव आयोग कर रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड। हम कहे 100 नहीं 500 कर रहा है, लिखा जवाब में भी लिख डाला 500 कर रहा है चुनाव आयोग। आपका ये एक्सक्यूज हमें राहुल की नियत पर उस पर नहीं संदेह, लेकिन आपके इस एक्सक्यूज से क्या करें? आप 100 एक्सक्यूज दे देंगे, उससे देश बचने वाला है? नहीं बचने वाला। और इसलिए आपको बोला जा रहा है कि कांग्रेस का डीएनए डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है उसका डीएनए। अगर आप नहीं लड़ोगे, और दो बातें हैं, एक तो कांग्रेस का डीएनए
लोकतांत्रिक है, और दूसरी आज भी पैन इंडिया पार्टी सिर्फ एक है, वो है कांग्रेस। आज भी नरेंद्र मोदी के इतने बड़े ब्रह्मांड से बड़ा हो जाने के बावजूद अभी भी पैन इंडिया में भाजपा को नहीं मानता। तो आप पैन इंडिया पार्टी हो, आप डेमोक्रेटिक डीएनए आपके भीतर है, मतलब पार्टी के भीतर है, नेताओं के भीतर, भले न उनके, तो किससे एक्सपेक्ट करेगा, कौन बचाएगा? उस लायक नहीं हो तो फिर कांग्रेस डिसॉल्व कर दो, खत्म करो कांग्रेस। कुर्सी के लिए अगर तुम्हें कांग्रेस बना के बैठे हो तो खत्म करो, डिसॉल्व करो। कांग्रेस से हमें कोई मोह माया नहीं है, हमें कौन सा, हम तो चुनाव में भी पैसा मांगने नहीं जाते, हम तो और कहेंगे डिसॉल्व करो। हाँ, चिंता वो करे कि कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी तो वो पैसा वैसा विज्ञापन का कैसे मिलेगा, उनको चिंता हो, हमें कौन चिंता है? चलिए, बहुत सारी वो है, उम्मीद करेंगे हम कि देश दिल्ली आवे, एक बार देखे दिल्ली, करीब से देखे दिल्ली, जिस दिल्ली से लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा डालने का काम हो रहा है, उस दिल्ली को देख के जाइए। तारीख जब भी डिसाइड हो, देख के जाइए। हमें इजाजत दीजिए, हम तो दिल्ली में हैं और रहेंगे ऐसे ही सवालों के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।